अगर आप डेली फ्री वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप डेली वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है। आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे आपका 40+ का एमसीक्यूज़ का टारगेट कवर हो जाएगा। है ना। जैसे टीचर अपने स्कूल में किसी बच्चों को एसएसटी पढ़ा रहा है तो उसको एसएसटी की पैडागोजी पढ़ाते हैं कि क्यों, कि एसएसटी जो हमने पढ़ी ये हमारे कहाँ पे काम आएगी। पैडागोजी का मतलब सिंपल ही है कि जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये हमारे कहाँ कहाँ पे काम आएगी या आ सकती है, तो वो होती है पैडागोजी, जिसे पैडागोजी या पैडागोगी भी कहा जाता है। दिस ब्रॉड टर्म इंक्लूड्स हाउ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेट टुगेदर एज वेल एज इंस्ट्रक्शन अप्रोच इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम। अगर हम ब्रॉड टर्म की बात करें तो इसमें होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं क्लास के अंदर, यानी कि एक क्लासरूम में टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे कैसे पढ़ते हैं, किस हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसे पैडागोजी ही कहा जाता है। तो मैं आपको जल्दी से पैडागोजी बताऊं कि ये है क्या। पैडागोजी कुछ नहीं है, जो टीचर बच्चों को क्लास में कराता है, बच्चे जो उससे सीखते हैं, तो टीचर बताता है कि ये आपको मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्यों पढ़ोगे, कहाँ पे आएगा काम, तो उसे बोलते हैं पैडागोजी। ठीक है, पैडागोजी या पैडागोगी एक ही बात है। तो पैडागोजिकल या पैडागोगिकल अप्रोच देखते हैं क्या है। देखिए, पैडागोगिकल या पैडागोजिकल अप्रोच क्या है। टीचर डोमिनेटेड लर्निंग सिचुएशन स्टूडेंट रेदर पैसिव। देखिए, इसमें क्या है कि जो टीचर डोमिनेटेड है, जो लर्निंग सिचुएशन है जिसमें स्टूडेंट है वो पैसिव है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर डोमिनेट होगा और स्टूडेंट जो है वो पैसिव वे में होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाई, ये हमारी बुक के नोट्स हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है पैडागोजिकल अप्रोच, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कि पैडागोजिकल अप्रोचेस होती क्या है, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड लर्निंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसमें क्या है कि देखिए, इंटीग्रेटेड लर्निंग अब कहते किसी को है, हमने पैडागोजी अप्रोच देखी ना, यहाँ पे इंटीग्रेटेड लर्निंग है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे इंटीग्रेटेड लर्निंग है क्या। लर्निंग ब्रिंग टुगेदर कंटेंट एंड स्किल फ्रॉम देन एंड वन सब्जेक्ट एरिया। देखिए, जो लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें कंटेंट और स्किल दोनों ही होता है। इंटीग्रेटेड जिसको कहते हैं एकीकृत हिंदी में, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो कंटेंट और स्किल बेस होती है। तो इसमें देखते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री इसमें क्या है। देखिए, इसमें सेटिस्फैक्ट्री होती है कंटेंट फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज इज रीडली आइडेंटिफेबल। यानी कि इसमें क्या होता है, जो कंटेंट दिया जाता है वो क्या आता है, वो एक आइडेंटिफेबल होता है, आइडेंटिफाई करके बताया जाता है, मतलब कि वो अलग से दिया जाता है, मतलब कि एक अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो गुड क्या है इसमें, रिसोर्स इज़ एप्रोप्रिएट फॉर यूज़ इन मोर देन वन सब्जेक्ट एरिया। जो इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें गुड क्या है कि जो रिसोर्स है वो यूज़ इन मोर देन वन सब्जेक्ट एरिया, यानी कि जो सब्जेक्ट का एरिया है उसमें काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है। आप देखिए कि जैसे आपको कोई चीज़ पढ़ाई जाए, आप उसको डीपली पढ़ोगे, है ना, काफ़ी पॉइंट पढ़ोगे, वो गुड हो गया। वेरी गुड क्या होगा, द लाइन्स बिटवीन सब्जेक्ट आर ब्लर्ड। जो लाइन्स है सब्जेक्ट में, ठीक है, वेरी गुड क्या है, द लाइन्स बिटवीन सब्जेक्ट आर ब्लर्ड। जो सब्जेक्ट में के बीच में लाइन्स हैं, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है, कुछ नहीं है। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, इसमें होता क्या है कि इसमें कंटेंट और स्किल बेस होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो कंटेंट के हिसाब से पढ़ाई जाती है। इसमें सेटिस्फैक्शन भी होती है, गुड भी होता है और वेरी गुड भी होता है। तो नेक्स्ट आ गया ये वाला, इसे कहते हैं इंक्वायरी लर्निंग। यहाँ पर नीचे दिया हो इंक्वायरी लर्निंग। इसमें देते हैं क्या है कि लर्निंग इज़ डायरेक्टर बाय क्वेश्चन, प्रॉब्लम और चैलेंज दैट स्टूडेंट वर्क टू एड्रेस। अब देखिए, ऊपर हमने कंटेंट पढ़ा इंटीग्रेटेड लर्निंग में, अब यहाँ पे इंक्वायरी लर्निंग में क्या पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंक्वायरी का मतलब होता है ना, जैसे पूछताछ में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, यानी कि जो हमने ऊपर कंटेंट पढ़ चुके हैं, अब टीचर देखता है कि वाकई बच्चों को आएगा नहीं, वो इंक्वायरी लर्निंग करवाएगा, यानी कि इंक्वायरी करके देखेगा। वो कैसे करेगा, इसमें वो क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों को प्रॉब्लम्स जो है वो समस्या को सुलझाएगा। इसमें सेटिस्फैक्ट्री क्या है, स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद क्वेश्चन प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड सम डायरेक्शन ऑन हाउ टू अराइव द सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो
देखिए जैसे ऊपर टीचर ने पढ़ाया इंटीग्रेटेड लर्निंग में, अब वो इंक्वायरी में देख रहा है कि बच्चों को समझ आया कि नहीं। अब वो क्या करेगा कि सेटिस्फेक्शन के लिए, इनकी खुद की व बच्चों की भी सेटिस्फेक्शन के लिए वो देखेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया कि नहीं। वो बच्चों को क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के देगा। तो अगर बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो उसका सोल्यूशन भी बताएगा। तो इसमें गुड क्या है, स्टूडेंट असिस्टेड बाय द टीचर क्लैरिफाई द क्वेश्चन टू आस्क द प्रोसेस एज टू फॉलो। इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें गुड क्या है, जो स्टूडेंट है वो उसको जो असिस्ट करता है टीचर, यानी कि स्टूडेंट को टीचर का जब पढ़ाया समझ ना आए तो वो क्या करता है, वो टीचर से पूछेगा। तो टीचर उसको पूरा प्रोसेस बताएगा कि कैसे कैसे इसका क्या आंसर आएगा। तो इसमें अच्छी बात होगी। इसमें वेरी गुड क्या है, इसमें अच्छी बात, बहुत अच्छी बात क्या है, स्टूडेंट जनरेट द क्वेश्चन एंड एज्यूम मच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउ टू सोल्व दैम, सम टाइम रेफर टू एज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें है कुछ नहीं। अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छी बात क्या है, देखिए अच्छी बात तो ये होगी ना कि अगर स्टूडेंट को कोई डाउट आए तो वो उसे पूछ लेगा। कि वेरी गुड क्या है कि अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आती है तो उसको क्या करता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है। यानी मान के चलिए कि जैसे टीचर ने किसी को कोई सम दे दिया करने के लिए, अब स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं, है ना, साथ साथ अपने क्वेश्चन भी अपनी जिम्मेदारी लेके क्वेश्चन करते हैं, वो हो गया वेरी गुड। यानी कि इंक्वायरी में सेटिस्फैक्ट्री भी हो गई, वेरी गुड भी हो गया और वेरी गुड भी हो गया। ये कब आता है, ये इंटीग्रेटेड लर्निंग के बाद आएगा इंक्वायरी लर्निंग। अब आता है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, एक्टिविटीज़ एड्रेस ए रेंज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल एबिलिटी एंड रेडीनेस। देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो एक्टिविटीज़ होगी उसमें क्या होगा, स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल देखा जाएगा, एबिलिटी और रेडीनेस देखी जाएगी। मतलब कि स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, किस हिसाब से पढ़ता है, वो देखा जाता है इसमें। क्योंकि देखिए कि पढ़ने का स्टाइल सबका अलग अलग है ना। कई बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा, कईयों को थोड़ा लेट समझ आएगा, या कई बहुत जल्दी मेहनत करते हैं, कोई रट्टा मारते हैं, कोई ऐसे करते हैं। तो हो गया ना, मतलब कि पढ़ने का स्टाइल अलग अलग हो गया। इसमें सेटिस्फैक्ट्री क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, मतलब इसमें देखिए इंक्लूड्स ए वेरीफाई ऑफ इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। इसमें क्या होता है कि जो इसमें वेरीफाई किया जाता है कि जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस है, मतलब कि जो पढ़ाया जा रहा है, जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, कि वाकई उस हिसाब से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट कि नहीं। अब इसमें गुड क्या है, एड्रेसेस द नीड्स ऑफ विजुअल ऑडिटरी एंड काइंस्थेटिक लर्नर। इसमें क्या है, देखिए इसमें होता क्या है कि जो नीड्स ऑफ विजुअल ऑडिटरी, यानी कि बच्चों को जो सुनने में या दिखाने में कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें वो पढ़ा जा सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है कि बच्चों को अलग अलग वे से पढ़ाया जाता है। कईयों को कुछ ऑडियो सुनाई जाती है, विजुअल मतलब कि दिखाया जाता है, कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं, जिससे वो ज़रूरत के हिसाब से। आप देखिए कि जैसे स्कूल कॉलेज में तो कई बार सेमिनार लगाया जाता है, कुछ लगाया जाता है, वहाँ पे वीडियो दिखाई जाती है ताकि बच्चों को आसानी से हो पाए। वेरी गुड क्या है, आल्सो इंक्लूड्स स्ट्रेटजी फॉर लर्नर विद डिफ़िकल्टी। इसमें वो भी स्ट्रेटजी रखी जाती है, देखिए इसमें वो भी स्ट्रेटजी रखी जाती है लर्नर के लिए जिसमें डिफ़िकल्टी हो, जैसे समस्या हो। जैसे किसी टीचर ने किसी को कुछ करा दिया, वो उसको इतने बड़े बड़े सवाल, मुश्किल सवाल करवाएगा कि ताकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। यानी कि मुश्किल से मुश्किल सवाल भी करा देगा ताकि उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये क्या है, ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडेड। इसमें ऑथेंटिक लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में होगा ना, इसमें जो लर्निंग है बहुत बढ़िया लेवल की करवाई जाती है। सेटिस्फैक्ट्री क्या है कि लर्निंग इज़ मेड कंक्रीट वर्किंग विद रियल ऑब्जेक्ट यूजिंग रियल सोर्स इन्फॉर्मेशन। देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या है कि देखिए जैसे आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे टीचर ने किसी बच्चे को कुछ पढ़ा दिया तो वो वहाँ पे जाकर उसको प्रूफ भी करेगा कि हाँ जो मैंने आपको बताया था कि ये सही है। जैसे मान के चलिए कि जैसे साइंस में टीचर जो बच्चों को कुछ पढ़ाता है वह उसको बाद में उसका प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है ना। तो बस ये हो गया सेटिस्फैक्ट्री। इसमें होता है बस रियल ऑब्जेक्ट के साथ वो करवाया जाता है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल लेवल आ जाता है एक्सपेरिमेंटल में। गुड क्या है, लर्निंग टेक प्लेस इन रियल वर्ल्ड कॉन्टैक्ट सिमुलेशन एंड मेंटरशिप। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि जो लर्निंग है इसमें जो बच्चा है वो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जो वास्तविक घटनाओं से वो परिचित हो जाता है। वेरी गुड क्या है, लर्निंग प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस बियॉन्ड द क्लासरूम एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड इशू एंड प्रॉब्लम। वेरी गुड क्या है, अच्छी बात क्या है कि जो समाज में घटनाएं घटित होती हैं, जो समस्याएं हैं, तो वो उसको क्लास में सीखने के लिए मिल जाता है। हम देखते हैं ना कि जैसे आप ये मान के चले कि आपने बुक में कितना अच्छा पढ़ते हैं कि हाँ ये ऐसा है वैसा है,
पर आप जब रियल वर्ल्ड में जाकर देखो तो सब कुछ उसके उलट ही होता है। तो इसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंटल में, इसमें सब कुछ साथ ही करके दिखाया जाता है कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है पर ये ऐसे होता है। तो इसमें प्रैक्टिकल लेवल आ जाता है। कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है? देखिए, ग्रुप एंड कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी आर है प्रायोरिटी। कोऑपरेटिव लर्निंग है ये। इसमें क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे कोऑपरेटिव टीचिंग में 2 टीचर होते थे ना, कोऑपरेट करते हैं। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होता है कि बच्चों का इसमें ग्रुप बनाया जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है, सेटिस्फैक्ट्री क्या है इसमें? देखिए फ्रेंड्स, हर शब्द में सेटिस्फैक्ट्री है ना, इसमें बताते हैं कि मतलब कि ये क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब है सेटिस्फैक्ट्री स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, ग्रुप में सीखते हैं। गुड क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स एक्स प्रिक्टिड टॉट एंड प्रैक्टाइज्ड। देखिए इसमें क्या है, अच्छी बात क्या है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल है ना, इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट का ग्रुप बनता है वो अपने विचार साझा करते हैं। तो किन बच्चों के जैसे विचार हैं वो आपस में जो मैच करते हैं, है ना, तो उनको नए नए विचार सीखने को मिलता है। यानी कि हर एक के अपने अपने विचार हो गए, जब एक ही बात पे अपने विचार रखते हैं तो उनको नया कुछ सीखने को मिलता है। वेरी गुड क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स आर एक्सप्लिसिटली थॉट एंड प्रैक्टिस एंड असेस्ड। बस यही है इसमें, कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। असेसमेंट एंड एवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। अब देखिए इसमें क्या आ गया, टूल्स एंड प्रोवाइडेड दैट हेल्प स्टूडेंट द ट्रेसर टू कैप्चर फॉर्मेटिव एंड समेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। दीज टूल्स में इंक्लूड रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन, चेकलिस्ट, रब्रिक्स एक्सेट्रा। जिसमें अब इसमें क्या है, देखिए असेसमेंट और एवेल्यूशन होता है स्टूडेंट की, मतलब कि जो स्टूडेंट ने इतनी देर से टीचर ने उसको समझाया है, इतनी बार समझाया है, अब उसका मूल्यांकन किया जाए कि उसको कैसे आएगा। अब ये मान के चलिए कि जैसे टीचर ने किसी स्टूडेंट को पढ़ा दिया, अब उसके सेमेस्टर में एग्ज़ाम आ गए, या स्कूल लेवल पे देखिए कि उसके सितंबर में, दिसंबर में, जैसे 3-3 महीने बाद एग्ज़ाम आते हैं ना, तो उसमें मूल्यांकन किया जाता है ना, एवेल्यूशन किया जाता है स्टूडेंट का, कि देखा जाता है कि हाँ हमने स्टूडेंट को 2-3 महीने पढ़ाया, टीचर देखते हैं कि 2-3 महीने पढ़ाया, बच्चों को कितना समझ में आया। फिर बच्चों को उसी जो लेसन पढ़ाया जाता है उसमें से उसको क्वेश्चन करवाए डालते हैं पेपर में। तो कई बच्चे उसको अच्छे से कर लेते हैं, कई बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं। तो देखते हैं कि किस बच्चों को किन में ज़्यादा से ज़्यादा कमी आए हैं, फिर क्या करते हैं उस लेसन को वो अच्छे से करवा देते हैं। यानी कि सिखाई हुई चीज़ को जांचना कि उनको समझ में आया कि नहीं, तो ये कैसे पता लगाएंगे, ये एवेल्यूशन से पता लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा पीयर टीचिंग। देखिए इसमें क्या है, पीयर का मतलब होता है सहयोगी। देखिए प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एक्टिवली प्रेजेंट their knowledge and skills to peer and act as teacher and mention। देखिए इसमें स्टूडेंट को जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो नॉलेज है, जो उनको नॉलेज दी जा रही है वो किस हिसाब से दी जाए। सेटिस्फैक्ट्री क्या है, इंसिडेंटल टीचिंग दैट अराइज फ्रॉम कोऑपरेटिव लर्निंग प्रेजेंटेशन। इसमें बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग भी दी जाती है, प्रेजेंटेशन भी दी जाती है। गुड और वेरी गुड क्या है कि एन अपॉर्चुनिटी इज इंटेंशनली क्रिएटेड टू एम्पावर स्टूडेंट टू टीच अदर स्टूडेंट्स, कम्युनिटी मेंबर, द ऑडियंस टू सम हाउ रिलाइट ऑन द स्टूडेंट्स टीचिंग प्रेजेंटिंग। देखिए इसमें क्या है, इसमें गुड और वेरी गुड क्या है कि जैसे टीचर स्टूडेंट को कुछ पढ़ाता है तो बच्चों में भी कुछ थोड़ा सा हो जाता है कि वो भी बाकी अदर स्टूडेंट को पढ़ा सके। यानी कि टीचर ने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, अब टीचर किसी की ड्यूटी लगा दे कि आप इसको पढ़ाओ, तो होता है ना। आप ये मान के चलिए कि जब आप ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के ऊपर जब आप पढ़ते हो, आपको जब टीचर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो आप अपने घर में ट्यूशन शुरू करते हो ना, तो होता क्या है कि जो आप सीख रहे हो आगे वही बच्चों को सिखा रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, तो ये अच्छी बात होगी ना ये। तो बस इसमें स्टूडेंट में एक आत्मविश्वास आता है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडीज़ क्या है, रेलिवेंट केस स्टडी आर इंक्लूडेड। केस स्टडी आर थॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल इवेंट्स फ्रॉम रियल सिचुएशन दैट स्टूडेंट्स यूज टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट इन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। देखिए केस स्टडी में क्या है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, रियल सिचुएशन आपको दिखाई जाती है कि बताया जाता है, घटना के बारे में बताया जाता है। उसमें स्टूडेंट क्या है, उसमें से वो अपनी समझ के हिसाब से क्वेश्चन को आंसर को करता है। यानी कि आप ये देखिए कि जब कॉम्प्रिहेंशन का जो होता है, कॉम्प्रिहेंशन में एक आपको पहरा दिया जाता है ना, वो आपको एक बिल्कुल सिचुएशन दी जाती है केस स्टडी की, फिर आपसे बाद में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट आ गया लोकस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट आएगा लोकस ऑफ कंट्रोल।
Meaningful opportunity are provided for students to choose elements of program context, the medium in which they wish to work and और गो टू डीपर इनटू ए चूजन इशू। देखिए इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी, यानी कि स्टूडेंट को जिस हिसाब से वो जिस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, क्या वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से उनको करवाया जाता है। यानी कि स्टूडेंट को देखिए कि अगर उनको इंग्लिश मीडियम में दिक्कत हो तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, हिंदी में हो तो उनको क्षेत्रीय भाषा जैसे पंजाबी में हो गया वो पढ़ाएंगे, है ना। स्टूडेंट को यानी कि इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अगर जिस भाषा में उसको आसान लगता है वो पढ़ना चाहे उसमें वो पढ़ सकता है। ये हो गया लोकस ऑफ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। आई होप, चलिए शुरू करते हैं। एनागॉजिकल अप्रोच। एनागॉजिकल अप्रोच होती क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू मैलकॉम नॉल्स, ठीक है, मैलकॉम नॉल्स के अनुसार एंड्रागॉजी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ अडल्ट लर्निंग। एंड्रागॉजी क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है, यानी कि एक विज्ञान और कला है, किसका, एडल्ट लर्निंग का, ठीक है। तो thus andragogy refers to any form of adult learning. Anagogical approaches emphasis on what the learner is doing, how adult learn। तो फ्रेंड्स देखिए कि इस प्रकार एंड्रागोजी जो है वो एडल्ट लर्निंग के किसी भी रूप को संदर्भित करता है। एनागॉजिकल अप्रोच इस बात पर जोर देता है कि सीखने वाला क्या कर रहा है, वयस्क कैसे सीखते हैं। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि मैलकॉम नॉल्स के अनुसार कि एंड्रागॉजी अप्रोच है क्या, इसमें ये बताया जाता है कि जो सीखने वाला छात्र है, ठीक है, वो कैसे सीखता है। यानी कि सिंपल सी बात है, छोटे छात्रों की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है बड़े बच्चों की, बड़े लर्नर की, कि वो कैसे सीखते हैं, कैसे कैसे वो अपने पूरे जीवन काल में, पूरी लाइफ में कैसे कैसे की चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए लर्नर तो वही है जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो आप ये देखिए कि आप भी जैसे अब लर्नर हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम देना, आप भी सीख रहे हो, है ना। तो एनागॉजिकल अप्रोच में इस बात पर जोर दिया जाता है कि वयस्क यानी कि अडल्ट जो है वो कैसे सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपने एक बात की नोट की होगी, जहाँ पे मैलकॉम नॉल्स लिखा है वहाँ पे लिखा है एंड्रागॉजी। अब ये एंड्रागॉजी है क्या, इसे कई बार एंड्रागॉगी या एंड्रागॉजी भी कह देते हैं। तो फ्रेंड जैसा हमने पैडागॉजी में देखा था ना, पैडागॉजी क्या था पिछले चैप्टर में, तो उसमें है क्या, पैडागॉगी क्या होता है कि जिसमें छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना। पैडागॉजी में होता है कि जो टीचर छोटे बच्चों को सिखाता है उनकी ज़रूरत के अनुसार, वो है पैडागॉजी। अब एंड्रागॉजी क्या है देखते हैं। व्हाट इज़ एंड्रागॉजी? Andragogy, an adult focused teaching approach. Andragogy is the art and science of helping adult learn. तो सिंपल सी बात है, जैसा कि पैडागोजी था छोटे बच्चों को सिखाना, इसलिए एंड्रागोजी क्या है, बड़े बच्चों को सिखाना है। कि किसको सिखाना है, ये एडल्ट को सिखाना, है ना। यानी कि जो अडल्ट है, जो वयस्क है, तो वो कैसे सीखते हैं, उनकी हेल्प करना। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस आपको पता चल गया ना कैसे, कि पैडागोजी में टीचर छोटे बच्चों को सिखाता है, तो एंड्रागोगी या एंड्रागोजी में बड़े बच्चों को सिखाता है। बस ये किस में आता है, ये एनागॉजिकल अप्रोच में आता है। तो सिंपल सी बात है कि एनागॉजिकल अप्रोच क्या है, वो चीज़ जिसमें अडल्ट या जो बड़े बच्चे कैसे सीखते हैं, वो है एनागॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तो ये जानते हैं एडल्ट एक्सपेक्टेशन, जिसे लर्निंग नीड्स भी कहा जाता है। एडल्ट एक्सपेक्टेशन भी एक ही चीज़ है और लर्निंग नीड्स भी एक ही चीज़ है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो बड़े बच्चे हैं, जो अडल्ट हैं, वो जो सीखते हैं उनको कैसे कैसे सीखना चाहिए। देखिए सम ऑफ द कॉमन अडल्ट एक्सपेक्टेशन आर, अडल्ट स्टूडेंट एक्सपेक्ट टू हैव टू हार्ड वर्क। यानी कि जो वयस्क छात्र हैं, जो अडल्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उनसे कड़ी मेहनत की उम्मीद रहती है, उन्हें कड़ी मेहनत जो है वो करनी चाहिए, वो कड़ी मेहनत करते हैं। और कड़ी मेहनत आप खुद से लगा के देखिए, अगर आपने जैसे अभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना, तो आप कड़ी मेहनत कर रहे हो ना, यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया कि आप दिन रात एक करके आपने पेपर निकालनी है। बस आपके दिमाग में एक ही बात है कि मैंने ये पेपर करना ही है, तो वो कड़ी मेहनत होगी, उसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हो। अडल्ट स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन इज़ दैट द वर्क इज़ रिलेटेड टू द वोकेशन। यानी कि अडल्ट छात्र क्या अपेक्षा करता है कि कार्य वोकेशन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए,
अडल्ट स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन इज़ दैट दे एक्सपेक्ट टू ट्रीट एज अडल्ट। द सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इसमें ये आएगा जो अडल्ट की जो एक्सपेक्टेशन रहती है वही रहती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करें, इसको अच्छे से समझें। जैसे कहते हैं ना मेजोरिटी लेवल आ गया, बस वही बात है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कि ईच ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे 4 या 3 आएगा, ऑल दो स्टेटेड इन जनरल टर्म्स नीड टू बी इंटरप्रेटेड एज इंडिविजुअल नीड्स। मतलब कि सभी स्टूडेंट को इसमें क्या है, जो अडल्ट है उनको इंडिविजुअल नीड्स की, यानी कि अकेले अकेले जो हमने वो अभी 3 स्टेप देखे हैं उसको करने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी मैच्योरिटी लेवल पे होगा उसको तीनों ही फॉलो करने होंगे। स्टूडेंट में वेरी इन एज, sex background, etc. If student treated as individual, find out more about them, the greater likelihood to relate their learning to their needs and improve learning potential. Kindness, empathy, sincerity always reap rich dividend with the adult learner. तो देखिए इसमें ये कहा जाता है कि जैसे स्टूडेंट देखें कि वो उसकी एज क्या है, उसका एज लेवल क्या है, वो इसका सेक्स क्या है, मैंने को लड़का है लड़की क्या है, वो जो बैकग्राउंड क्या है, तो इससे हम ये देखते हैं कि उसका रहन सहन कैसा है, वो कैसा है ना। तो उसके हिसाब से वो हम देखते हैं कि जैसे वो कैसे उसको कर पाएगा। देखिए स्टूडेंट का ऐसा होता है कि कई बार क्यों जो होता है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो घर से इतने थोड़े से फैमिली बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं होता, थोड़े से वो गरीब होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इंटेलिजेंट होने के बाद पढ़ नहीं पाते या उनको कोई सोर्स नहीं मिल नहीं पाता। तो ये देखना चाहिए कि वो कैसे पढ़ पाते हैं, है ना, यानी कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो वो किस चीज़ को कैसे नहीं कर पाते उसको इम्प्रूव करना। यानी कि इसमें काम क्या है टीचर का या किसका, इसमें जो लर्नर है उसका काम क्या है, उसका ये देखा जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, तो कैसे उसको उसमें थोड़ा सा सुधार करके उसको ऐसे करवाया जाए कि ताकि वो अच्छे से कर सके, है ना। कईयों घर में जैसे आप देखिए गाँव में बिजली नहीं है पर फिर भी वहाँ पढ़ने वाले हैं, तो उनको उनके हिसाब से चेक करना कि क्या क्या कमी है उसको दूर करना ताकि वो अच्छे से कर पाएँ। देखिए नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट मोटिवेशन, है ना। स्टूडेंट मोटिवेशन आ गया, तो इसमें फ्रेंड्स क्या है स्टूडेंट मोटिवेशन में, स्टूडेंट मोटिवेशन इज़ प्रॉब्ली द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग, is inherently hard work. It is pushing the brain to its limit and thus can only happen with motivation. यानी कि देखिए जो स्टूडेंट मोटिवेशन क्या है, स्टूडेंट को हमेशा ही मोटिवेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट को मोटिवेट करने से वो हो जाएगा, उनका जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो हो सकता है। जैसे आपको मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप इस बार ना से अगली बार सही, कभी ना कभी तो करोगे ही, मेहनत करते रहो, तो मोटिवेशन मिलती है ना, तो आप भी मोटिवेट होकर उसको करोगे कि हाँ मुझे करना ही है, तो बस आप उसको कर लोगे। यानी कि स्टूडेंट जितना भी चाहे वो फेल अपनी लाइफ में, अगर वो प्रैक्टिस करता रहे या उसको करता रहे तो वो हो जाएगा। तो ये किससे आएगा, ये मोटिवेशन से होगा। टीचर हमें मोटिवेट करते हैं ना क्लास में, बस वही होगा वो। यानी कि इसमें क्या है, छात्र प्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण तत्व है। तो पहली लाइन का ये मतलब हो गया हिंदी में, ठीक फ्रेंड्स। तो अगर स्टूडेंट ने कुछ पास करना है, कुछ करना है, तो उसे कैसे होगा, वो उसको मोटिवेट करना ज़रूरी है। हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स विल लर्न रीडली एंड मच एनी क्लास फन टू टीच विच वाइल अनमोटिवेटेड स्टूडेंट विल लर्न वेरी लिटल एंड जनरली मेक टीचिंग पेनफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग। सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट जो मोटिवेट होते हैं, जो कहीं से मोटिवेट होते, देखिए जरूरी नहीं आपको टीचर ने मोटिवेट करे, वो भी करेगा आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स करेंगे, आप कोई पिक्चर देख रहे हो आपको वो मोटिवेट करेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं से, जो हाईली स्टूडेंट है वो कहीं से मोटिवेट होते हैं, है ना, जो कहीं से मोटिवेट होते हैं उनको जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्लास में। जो अनमोटिवेट स्टूडेंट, जो मोटिवेट कहीं से हो नहीं पाते, जिनका मोराल बहुत डाउन है ना, तो उनको क्लास जो है वो एक दर्दनाक, एक पेनफुल और फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। उनको लगता है कि क्या ये, है ना। तो ऐसा ही होता है बिल्कुल, कि अगर सिंपल सी बात है, अगर आप मोटिवेट होगे, जैसे आपको आप एग्जांपल दे के देखो कि किसी ने टॉप कर लिया, जेआरएफ कर लिया, आप मोटिवेट होते हैं ना कि हाँ मैं भी करूँगा। आप उसके पीछे मेहनत देते हो, कितनी लगी आप उससे हिसाब से मेहनत करने लगते हो, तो आपको जो है ना पढ़ने में मज़ा आने लगता है। तो कई ऐसे होते हैं कि उनको बोझ सा लगता है क्योंकि वो अनमोटिवेटेड है, तो उनको टीचिंग जो है वो पेनफुल और फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट नो द मटेरियल इन ए कोर्स, हाउ कैन दे नो इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड फुलफिलिंग इन लर्न। तो देखिए फ्रेंड्स,
सिंपल सी बात है, यदि जो स्टूडेंट है उसको पता ही नहीं है कि उसका जो पाठ्यक्रम या उसका जो मटेरियल है कोर्स में है क्या, है ना, तो वह कैसे जान सकते हैं कि सीखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, उसे कैसे पूरा करना है। तो सिंपल सी बात है, किसी को पता ही नहीं है सिलेबस में होगा क्या। आपको मान के चलिए, आपको तो पता ही है सिलेबस में यूजीसी में है क्या, आपको पता ही नहीं है यूजीसी में होता क्या है ना, करना क्या है, आपको पता नहीं मटेरियल में होगा क्या, कोर्स में होगा क्या, तो आप कैसे कर पाओगे, आप जान ही नहीं पाओगे कभी भी, है ना। तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि उसको कैसे कैसे करना है। यानी कि किसी चीज़ के बारे में अगर आप पेपर देने जा रहे हो, अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, द इंस्ट्रक्टर एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट is uniquely qualified to show students why the material is important, intellectually interesting and valuable for them to learn। अब आपको कुछ पता नहीं है, आपको कौन सिखाएगा, आपको इंस्ट्रक्टर सिखाएगा जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। अगर आप यूजीसी नेट के बारे में पूछते हो ना कि कौन सी बुक अच्छी है, किस राइटर की अच्छी है, तो आपको वो बताते, टीचर भी यूट्यूब पे भी बताते कि जाने कि हाँ इस राइटर की बुक अच्छी है, ये ले लो वो मत लो, क्यों, क्योंकि वो एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट में। ठीक फ्रेंड्स, तो सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट को कुछ नहीं पता कि इसके मटेरियल में है क्या, अगर उसको जानना पड़ता है तो वो तभी जान पाएगा जब उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। वो इंस्ट्रक्शन कौन देगा, इंस्ट्रक्टर देगा कि आप ये बुक लो, ये सबसे बेस्ट है, ये मत लो, ये ऐसी है ना, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट में। तो इसमें ये आ गया। तो नेक्स्ट आ गया, कन्वेइंग दिस मैसेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें यही है कि इसमें जो आपका लक्ष्य प्राप्त करना है वो आपको एक टीचर सिखा देता है कि कैसे कैसे करना है। दिस इज़ द सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन वाइडली, देखिए अब यहाँ पे आ गया, टीचर हेल्प डू टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट टू लर्न। अब टीचर कैसे हेल्प करेगा, अब टीचर कैसे हेल्प करेगा स्टूडेंट की, देखिए दिस इज़ ए सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन वाइडली स्टडी एंड टू एक्सलेंट रेफरेंस आर गिवन बिलो। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो पहला है पर्सनल रेलेवेंस का, यानी कि व्यक्तिगत प्रासंगिकता और रुचि, सम कंट्रोल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड सेंस दैट वन कैन मास्टर एंड इज़ मास्टरिंग द मटेरियल। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं मोटिवेशनल फैक्टर है क्या इसमें, यहाँ पे मोटिवेशनल फैक्टर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है ये। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पर्सनल रेलेवेंस एंड इंटरेस्ट का, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। अब ये मोटिवेशनल फैक्टर है, इसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी क्या है, देखिए व्हेन पॉसिबल यूज़ ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट कैन रिलेट टू। देखिए सबसे पहले है कि जब संभव हो सके, तो जब संभव हो सके तो वास्तविक यानी कि जो आपकी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, उसका उपयोग करें जिससे छात्र जो है संबंधित है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जहाँ पे छात्र जिस चीज़ से संबंधित है, जिस प्रॉब्लम से उसको रोज़ प्रतिदिन दिन ब दिन जो प्रॉब्लम आती है, जो वास्तविक समस्या आती है, उसको उसमें प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले आपको प्रॉब्लम आती है ना कि इसको मैं कैसे कर पाऊँगा। देखो आप क्या करोगे, MCQs करते रहोगे साथ साथ, अभी इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, क्या होगा, आप जांच करके जाओगे ना। यानी कि दिन प्रतिदिन होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसको अपने इसमें प्रयोग करना। शो हाउ मटेरियल इज़ यूजफुल इन अदर कोर्स एंड और इन फ्यूचर करियर्स बिफोर लॉन्चिंग इनटू डेफिनेशन प्रोसीजर मैथमेटिकल formalism etc. Introduce a meaningful problem that motivate the needs to learn these detail and tools। अब ये देखिए कि जो पाठ्यक्रम है इनकी, ये देखिए कि आपके लिए कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सा कोर्स जो है वो ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, यानी कि आपने भविष्य के करियर में कैसे उपयोगी है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है ना, जैसे आप ये मान के चलिए आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो आपको एग्ज़ाम देना है 4 महीने बाद, यानी कि भविष्य में आपको एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए कौन कौन सा सिलेबस ज़रूरी है, कौन कौन सी बुक ज़रूरी है ना, अब आपको वो करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो ये कब होगा, यानी कि जब आपने ये देख तो लिया है कि मुझे ये सीखना है, ये मुझे पढ़ना है ना। तो ये मुझे सीखना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो मैं पेपर अभी देने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ पेपर देने के लिए, तो उसमें कौन सी चीज़ें लगेंगी। आपने ये तो देख लिया कि सिलेबस आपके सामने है यूजीसी का, कि ये हमें पढ़ना है। अब ये कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको इसमें जानना पड़ता है। शो योर ओन इंटरेस्ट फॉर द सब्जेक्ट। इफ़ यू आर अनसर्टेन एज टू वट द स्टूडेंट्स विल फाइंड इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट, आस्क सम स्टूडेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यही बात इसमें आती है कि विषय के लिए जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, पहले उसको चुनें कि आपका किस में इंटरेस्ट है ना। तो आप ये देख के चलिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, पहले आप देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़रूरी है। यूजीसी के लिए चलो आपको मास्टरी के सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ता है, उसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो आप ये देखिए कि आप कोई और एग्ज़ाम देने जा रहे हो या कुछ भी आप करने जा रहे हो, तो आप ये देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है, तो किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नंबर। सिंपल सी बात है, जो आप +2 के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए, सब हम सिंपल आप बीए कर रहे हो, आप देखोगे ना कि मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूँ कि जिसमें मेरे नंबर भी बढ़िया आ जाए और मेरे को सब्जेक्ट भी आसान लगे। आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है ना। कुछ पॉलिटिकल साइंस लेंगे, कुछ हिस्ट्री लेंगे, कुछ लेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको पहले सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेनी होगी। तो आप कुछ छात्रों से पूछ भी सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कॉलेज में गए बीए फर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए, तो आपके जो सीनियर है, जो बीए 2 3rd में है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कैसा है, पढ़ने में कैसा है। आपको कुछ पता नहीं है पर आप पूछेंगे ना, फिर वो एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने कर चुके हैं। आपको वो एक्सपीरियंस से बताएंगे कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, आपके लिए बढ़िया है ना वो चीज़। तो इसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट का पहले चुनाव करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के अनुसार। तो चॉइस एंड कंट्रोल आ गया। बिल्ड सम फ्लेक्सिबिलिटी इनटू योर कोर्स विद इन रीज़न, यानी कि आपको अपने पाठ्यक्रम में कुछ लचीला पढ़ने लेके आना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। यानी कि ये नहीं है कि जो बुक मिलेगा वही रट के चले गए, है ना। जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं कि हाँ यही आपको पढ़ना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। आप अपनी समय से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो उसमें ऐड। इफ़ देयर आर सम ऑप्शनल टॉपिक इन द कोर्स, हैव स्टूडेंट वोट ऑन विच वंस टू इंक्लूड। तो यदि आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में, है ना, आपका जो कोर्स है या आपका जो पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ आपको वैकल्पिक विषय, यानी कि उसमें आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हैं, तो छात्र को उस पर वोट देना है जिसमें वे शामिल है। सिंपल सी बात है कि जो आपके जो ऑप्शनल टॉपिक हैं, आपको उसमें से चुनना है कि आप कौन सा चुने, है ना वो चीज़। लेट स्टूडेंट्स चूज़ द टॉपिक फॉर ए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। अब स्टूडेंट को क्या करना है कि एक टॉपिक चूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के लिए। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन रीजनेबल वे टू मैनेज असाइनमेंट, हैव स्टूडेंट वोट ऑन विच दे प्रेफर। यानी कि छात्रों को किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए विषय चुनने दें। उसके बाद आता है कि यदि असाइनमेंट को प्रबंधित करने के लिए एक से अधिक उचित तरीके हैं, तो वो छात्र ये चुन सकते हैं कि जिसे वे पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि अगर आपने किसी असाइनमेंट के लिए जैसे आप किसी चीज़ को चुन रहे हो, है ना, तो कौन सी चीज़ सबसे अच्छी होगी, बाकी स्टूडेंट किसको कर रहे हैं, आपको वही चुनना चाहिए। जैसे जिस सब्जेक्ट के ऊपर बाकी बच्चे असाइनमेंट या टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं, तो अब स्टूडेंट भी यही देखते हैं कि हम भी इसके ऊपर बना लें, है ना, कोई टॉपिक ऐसा चूज़ करते हैं वो। तो सेंस दैट वन कैन मास्टर द मटेरियल। तो देखिए, कम्युनिकेट क्लियर लर्निंग गोज टू द स्टूडेंट्स। देखिए सिंपल सी बात है कि जो लर्निंग गोल्स है स्टूडेंट के, है जो स्टूडेंट के जो लर्निंग गोल है उसको पहले वो देखा जाता है, क्लियर किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, हिंदी में इसको कहते हैं कि कोई भी सामग्री को छात्र को स्पष्ट शिक्षण लक्ष्यों को संप्रेषित कर सकता है। यानी कि आप देखिए कि
आपके लर्निंग गोल्स क्या हैं। आप ये मान के चलिए कि 10th के बाद आपने, जैसे आपका गोल है डॉक्टर बनने का, तो आप क्या करोगे, मेडिकल में एडमिशन लोगे, इंजीनियर के लिए नॉन मेडिकल में, है ना। तो आप उस हिसाब से क्या करोगे, अपना अपना फील्ड जो है वो चुनोगे, अपने लर्निंग गोल्स को चुनोगे, अब उसको क्लियर करोगे। एक्सप्रेस टू द स्टूडेंट्स दैट दे कैन मास्टर द मटेरियल if they put in effort. Create assignment and activity that are challenging but doable with effort. तो फ्रेंड्स देखिए, सिंपल सी बात इसमें ये कि छात्रों को व्यक्त करें कि वे सामग्री को मास्टर कर सकते हैं यदि वे प्रयास रखते हैं। असाइनमेंट और गतिविधियां बनाएं जो चुनौतीपूर्ण हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपने जैसे यूजीसी नेट जो करना है या कर चुके हैं, तो उसके बाद क्या आपको पीएचडी करने कुछ भी करना है ना। तो कुछ भी आपको करना है तो आप ये देख सकते हैं कि आपको उसके लिए प्रयास करता रहना चाहिए। जैसे आप यूजीसी नेट के लिए जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करना है, उस एग्ज़ाम को आप अच्छे से तैयार कीजिए, करते रहिए, उसके लिए आप नोट्स बनाइए। तो ऐसे नोट्स बनाइए जो आपके लिए, जो आपके जो कोर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। बिल्ड बोनस चैलेंज इनटू एक्टिविटी टू कीप द फास्टर स्टूडेंट टू इंगेज। रेगुलरली प्रोवाइड फीडबैक। देखो सिंपल सी यहाँ पे बात की हुई है कि शुरुआती सफलता देखें। देखिए बिल्ड बोनस चैलेंज इनटू एक्टिविटी, मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ें अच्छे से करनी है जो आपको आसानी से हो पाए, है ना। आप किसी चीज़ को अच्छे से कर लोगे तो उसको करो। आपको जो चीज़ डाउट लगती है, जैसे आपको मैथ कईयों को मुश्किल लगता है, डीआई मुश्किल लगता है, आप उसको भी पहले करें कि ताकि जो आपके डाउट हो वो पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक होगा, जब आपको कुछ हो नहीं पाएगा, पहले कर लोगे तो बढ़िया है ना। सिंपल सी बात है कि जो चुनौतियाँ आपके सामने आपको लगता है कि ये मुझे मुश्किल लगता है, तो उसको पहले कर लें। तो रेगुलरली प्रोवाइड फीडबैक दैट गिव्स स्टूडेंट ए क्लियर सेंस ऑफ हाउ वेल दे आर मास्टरिंग द मटेरियल। तो रेगुलरली फीडबैक प्रोवाइड करते रहना चाहिए कि किसे किसे कैसे करना है, किस हिसाब से करना है ना। प्रोवाइड फीडबैक से ये पता चलता है ना कि आपको कितनी चीज़ आई कि नहीं आई। बस रेगुलरली फीडबैक को प्रोवाइड करना। मेक श्योर द कोर्स एलिमेंट एंड असेसमेंट आर अलाइंग विद लर्निंग गोल्स। आप ये देखिए कि जो आप चीज़ तैयार कर रहे हैं, जो आपका कोर्स है, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपके असाइंड है, वो आपके लर्निंग गोल के अनुसार होना चाहिए। जैसे आप यूजीसी नेट के लिए जा रहे हो तो आपको यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही उसके लिए ही करना चाहिए। तो गिव स्टूडेंट स्पेसिफिक एडवाइस ऑन हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लर्निंग। तो इसमें स्टूडेंट को साथ में एडवाइस भी देनी चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को, अपने लर्निंग गोल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं।